हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। एंड ईएमआरएस की फाइनल ऑफिशियल आंसर की अब आ चुकी है एंड आप लोगों ने अपने मार्क्स चेक कर लिए होंगे। इसी के साथ बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे थे जो आप लोगों के डाउटफुल थे, जिसमें हमें लग रहा है कि जो ऑफिशियल आंसर की में दिए हुए आंसर्स हैं वो गलत हैं। तो आज इस वीडियो में मैं उन सारे क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करूंगी, जैसे कि हमने टेलीग्राम ग्रुप पे भी डिस्कस किया आफ्टरनून में। एंड थैंक यू सो मच फॉर डिस्कसिंग ऑल दीज थिंग्स। आप लोगों ने जो क्वेश्चन शेयर किए, तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। छोटी सी वीडियो होगी, तो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। एंड जो भी प्रश्न है जिस पे आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हो, नहीं लगा सकते हो, ये हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन था लर्निंग आउटकम के बारे में, इसमें से कौन सा करेक्ट है। ये ऐसा क्वेश्चन है जिसमें 100% यहाँ पर आप ऑब्जेक्शन अगर लगाते हैं तो इसको आयोग द्वारा राइट कर दिया जाएगा। गलत आंसर यहाँ पे दिया हुआ है ऑफिशियल आंसर की में। इसका जो आंसर था वो आपका बी और सी था। एंड इफ यू सी एनसीएफएससी का डॉक्यूमेंट, तो यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट है वो एनसीएफएससी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन 2023 के डॉक्यूमेंट में ये आपको डेफिनेशन सीधा मिल जाएगा लर्निंग आउटकम के बारे में, कि ये क्या है। आपके ग्रैनुलर माइलस्टोन्स हैं लर्निंग के, जो कि हमारे अटेनमेंट ऑफ कॉम्पिटेंसीज की बात करते हैं। सो बी और सी इसका 100% करेक्ट है। आपत्ति वाला क्वेश्चन डेफिनेटली रहेगा, ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं इसमें हम। आगे बढ़ते हैं। अगला आपका क्वेश्चन था यहाँ पे होमवर्क के बारे में। इसमें जो आंसर है वो सी को माना गया है, लेकिन आंसर इसका सेकंड होगा। होमवर्क की डेफिनेशन बेसिकली है। और अगर हम यहाँ पे एनसीएफएससी का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में अगर हम यहाँ पे होमवर्क सेक्शन को देखेंगे, तो वहाँ आपका दिया हुआ है कि इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ द लर्निंग प्रोसेस। वर्क डन एट होम इज अ कंसोलिडेशन ऑफ वर्क डन इन स्कूल एंड हेल्प्स मेक स्टूडेंट्स केपेबल ऑफ डूइंग थिंग्स ऑन देयर ओन। तो यहाँ पर आंसर इसका बी होगा। 100% इसका बी रहने वाला है। इस पर भी आपत्ति हम लगा सकते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी आपका ये आपका जो एनपीएसटी है, नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर। तो एनपीएसटी 2023 का जो डॉक्यूमेंट है, अगर आप इस डॉक्यूमेंट को देखेंगे तो यहाँ से क्वेश्चन आया था। इसमें इंसेंटिव इसका राइट है, बट माना गया है सी को। सी यहाँ नहीं होगा। 100% ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हो। एक्सपीरियंस, एक्सपोजर, इंटरेक्शन और आपका सीपीडी कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट जो है, ये तीनों ही हमारे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में आएंगे। इंसेंटिव इसका पार्ट नहीं है, ठीक है। सो इसका फाइनल आंसर क्या है? ऑप्शन बी है। तो इस पर भी आपत्ति लगाई जानी चाहिए। सही है बिल्कुल ये। अगला क्वेश्चन था यहाँ पे कौन सा इसमें से वॉयलेट करता है नॉन नेगोशिएबल प्रिंसिपल्स को। तो अगर हम पहले नॉन नेगोशिएबल प्रिंसिपल्स की बात करें, तो ये आपके पहला जो आप पॉइंट देख रहे हो, पनिशमेंट एंड फियर आर डिटर्मिनल टू लर्निंग एंड मस्ट नॉट बी यूज्ड। कह रहा है एनसीएफएससी 2023 डॉक्यूमेंट में कहा गया है कि जो पनिशमेंट है या जो फियर है उसे क्लासरूम में यूज नहीं किया जाना चाहिए, विच इज ए नॉन नेगोशिएबल। अब यहाँ कह रहा है कि कौन सा वॉयलेट करता है, तो इसमें आंसर जो होना चाहिए वो 1 होना चाहिए। हालांकि क्वेश्चन ही गलत है अगर देखा जाए, लेकिन अगर हमें एक आंसर पे जाना होगा तो इसका 1 होगा। तो यहाँ 1 होगा, 1 इसका करेक्ट, ठीक है। तो इस पर भी ऑब्जेक्शन हम लगा सकते हैं। ओके, अगला है यहाँ पर कौन सा इसमें से नॉट अ पार्ट, कौन सा करिकुलम एसोसिएटेड कैटेगरी का पार्ट नहीं है। तो इसमें काफी स्टूडेंट्स को डाउट है कि आंसर इसमें दूसरा होगा। तो इसमें ये जो आंसर ऑफिशियल की में माना गया है वो सही माना गया है। तो यहाँ आपका टाइम टेबल जितने लोगों ने लगाया था उनका करेक्ट है और ये ही सही है। इसमें ऑब्जेक्शन लगाने की आवश्यकता नहीं है। टाइम टेबल इसका पार्ट नहीं होगा, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्शन वाला क्वेश्चन नहीं था। अगला क्वेश्चन था यहाँ पे कौन सा इसमें से लर्निंग स्टैंडर्ड है जो स्पेसिफिक है, जो डायरेक्शन देता है करिकुलम डेवलपमेंट को। इसमें काफी स्टूडेंट्स को डाउट है लर्निंग आउटकम और करिकुलर गोल्स में। तो इसमें ऑफिशियल आंसर की जो है वो 2 को माना गया है, यानी कि करिकुलर गोल्स को माना गया है, और यही इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो इसमें भी आपत्ति लगाने का कोई भी क्वेश्चन ये नहीं है, क्योंकि लर्निंग आउटकम्स इसका राइट नहीं है, 2 वाला राइट है। और यहाँ अगर हम डेफिनेशन देखें तो करिकुलर गोल्स के सीधे सीधे डेफिनेशन से क्वेश्चन आपका ये वाला बना था। तो यहाँ आंसर करिकुलर गोल्स इज द फाइनल आंसर, ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन इसमें बी आंसर करेक्ट था। इसमें काफी स्टूडेंट्स को अभी भी डाउट है कि रिप्रेजेंट होगा या प्लान
द सॉल्यूशन होगा। तो ऐसे में आंसर फाइनल जो है वो इसका बी ही माना गया है और ऑफिशियल में भी बी है, ठीक है। जब हम यहाँ पे एनसीईआरटी साइकोलॉजी से ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है और जब हम कोई भी प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं उसके अंदर रिप्रेजेंट द प्रॉब्लम के अंदर ये आपके जो एलिमेंट्स हैं ये शामिल आपके होते हैं, ठीक है। तो ये भी आपका ऐसा प्रश्न था जो राइट था, इसमें भी कोई ऑब्जेक्शन की बात नहीं है। अब बात करते हैं भाषा पोर्शन के बारे में। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनका भाषा में 1 नंबर 2 नंबर से रह रहा होगा, तो ऐसे में उन क्वेश्चन के बारे में हम बात करेंगे जिसमें लगता है कि ऑब्जेक्शन लगाए जा सकते हैं या जो आपके बोनस वाले होंगे, ठीक है। और अगर फिर भी ऐसा लगता है कि हम क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं तो सामने केवीएस की वैकेंसी आपके सामने है और बेटर रहेगा कि आप उसकी तैयारी में लगे। ये अब छोड़ दीजिए सोचना कि हमारा निकला नहीं निकला, आपने अपना बेस्ट दिया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि यू हैव गिवन योर बेस्ट। बाकी आगे जो सामने आ रहा है एग्जाम उस पर आप लगे रहे, ठीक है, यही कहूँगी। ओके, इस क्वेश्चन में आपका पूछा गया था एल्स जो वर्ड है ये एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, कंजंक्शन है या नाउन है। काफ़ी सारी जगह पे एडवर्ब है, एडवर्ब भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है। अब ये बोर्ड पे डिपेंड करेगा, अगर कोई ऑब्जेक्शन लगाता है राइट माना जाए नहीं माना जाए, ये एंटायरली बोर्ड पे डिपेंड करता है। क्योंकि अगर हम स्टैंडर्ड इंग्लिश की बात करें तो यहाँ एडजेक्टिव ही करेक्ट होगा जो कि ऑफिशियल आंसर की में दिया हुआ है। यहाँ पे जो एनीथिंग वर्ड है दिस इज प्रोनाउन, ठीक है, ये आपका प्रोनाउन है और जो प्रोनाउन या नाउन को मॉडिफाई करे, जो प्रोनाउन या नाउन को के बारे में बताया मॉडिफाई करे उस वो आपका एडजेक्टिव है, ठीक है। तो एडजेक्टिव यहाँ पे एल्स जो है इसलिए इसको माना गया है, तो इसका ए वाला ही राइट होगा और मुझे नहीं लगता कि यहाँ बोर्ड आंसर को चेंज करेगा, ठीक है। तो यहाँ ए ही इसका करेक्ट होगा फाइनल। इस क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा डाउट है और वॉइस का क्वेश्चन था, मैंने जब आंसर की डिस्कस की थी इसकी तो भी मैंने बोला था कि 2 आंसर जिसमें राइट हो सकते हैं। जो आपका फाइनल आंसर था वो 1 वाले को माना गया था, है ना। ऑफिशियली जो है इसका 1 वाला ही है और मैंने भी 1 वाला ही बताया था, लेकिन हम सेकंड वाले को भी कर सकते हैं। जब आपके इनडायरेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं तो उस केस में हम दोनों तरीके से आंसर को लिख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में मैं सिर्फ यही कहूँगी कि अगर सोर्स की बात करें तो रेन एंड मार्टिर काफ़ी अच्छी बुक है, उसके अंदर भी ये बात बोली गई है। रूल अगर आप देखें तो दोनों तरीके से हम बात को कह सकते हैं, एक्टिव पैसिव बना सकते हैं। अगर इस पे आप ऑब्जेक्शन लगाते हो तो हो सकता है कि 1 और 2 दोनों को, जो रिवाइज आंसर की होगी उसमें दोनों को माना जाएगा। हो सकता है कि इसको ड्रॉप कर दिया जाए या बोनस दे दिया जाए। तो ये क्वेश्चन ऐसा है जिसमें यस चांसेस हैं कि अंक सबको मिलेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन जब होते हैं और इन पे अगर ऑब्जेक्शन लगाया जाता है तो या तो ये डिलीट होते हैं, बोनस मिलता है सबको, और या तो दोनों को आंसर माना जाएगा, ठीक है। तो कोई भी हो सकता है, तो उस पर आप कर सकते हो, चांसेस है कि हो जाएगा। अच्छा, इसके अंदर ये क्वेश्चन में काफ़ी कन्फ्यूजन वाला था। ये थोड़ा सा प्रश्न ही गलत नहीं कहेंगे, अधूरा प्रश्न इसको मैं कहूँगी। जैसे इसके अंदर हमने डिस्कस किया था दैट ही वुड स्कोर ए सेंचुरी इज ऑलमोस्ट सर्टेन। तो ये जो दैट ही वुड स्कोर ए सेंचुरी है, दिस इज नाउन क्लॉज। इज ऑलमोस्ट सर्टेन जो है इसको प्रिंसिपल क्लॉज माना गया है। देखो, प्रिंसिपल क्लॉज आपका वो क्लॉज है जो कंप्लीट मीनिंग को बताता है, और यहाँ पर आप देखेंगे ऐसा क्लॉज जिसके अंदर आपका सब्जेक्ट और वर्ब दोनों हो और कंप्लीट अर्थ को बताए, वो आपका मेन क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज हो सकता है। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे कि जो सब्जेक्ट है वो ये है, आगे वाला है, राइट। सब्जेक्ट अपने आप में ये है, लेकिन यहाँ पे केवल वर्ब आपकी दी हुई है। तो थोड़ा सा क्वेश्चन जो है कॉम्प्लिकेटेड है, यस, लेकिन आंसर इसका प्रिंसिपल ही होगा। इज ऑलमोस्ट सर्टेन की बात हो रही है, ये आपका नाउन जो एज अ सब्जेक्ट है यहाँ आया है और फिर ये आपकी वर्ब है, एंड देन ये आपका प्रिंसिपल क्लॉज की कैटेगरी में जाएगा। तो इसमें भी ऐसा है कि अगर आपत्ति लगाई जाएगी तो भी आंसर जो है वो बोर्ड ए ही मानेगा। इसमें बहुत फ़ायदा नहीं होने वाला अगर आप इसमें ऑब्जेक्शन लगाते हो। ये वाले क्वेश्चन में येस आप लगा सकते हो, ठीक है। सो आज की इस वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चन के बारे में इसमें अभी डिस्कशन किया। कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जिनका आंसर एज इट इज़ राइट था, और इन केस कोई और क्वेश्चन है जो रह गया है या लगता है कि इसमें हो सकता है तो आप कमेंट में बता सकते हो। एंड सबको यही कहूँगी कि आगे जो केवीएस एनवीएस का एग्ज़ाम आ रहा है आपका कुछ दिनों में, उस पर आप फोकस करिए,
उसकी आप तैयारी करिए। बात रही सेफ स्कोर की, तो कट ऑफ आपकी कम जाएगी, यही कहूँगी। कट ऑफ जो है वो आपकी कम ही रहने वाली है, क्योंकि बिकॉज ऑफ नेगेटिव मार्किंग, एंड इट डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ कैंडिडेट्स। हर सब्जेक्ट में कितने कितने स्टूडेंट्स थे जिन्होंने इस एग्ज़ाम को दिया था, और हर शिफ्ट में कितने स्टूडेंट्स थे जिन्होंने पेपर को दिया, उस पर डिपेंड करता है काफ़ी कुछ। सो अगर अभी भी आपका, अगर मैं यूआर की बात करूँ, तो अगर 70+ आ रहा है यूआर में, तो आप अपने आप को यहाँ सेफ मान सकते हैं। कैटेगरी वाइज आप अपना अपना थोड़ा थोड़ा लेस कर सकते हो। इस पर एक डिटेल वीडियो बनाऊंगी। जल्दीबाजी में कुछ भी कहना मुझे सही नहीं लगता है, एंड आई टेक माई ओन टाइम टू बिफोर क्रिएटिंग एनी वीडियो। मैं अगर कोई इन्फॉर्मेशन दूँ तो मैं ये आई मेक श्योर कि मैं उसमें थोड़ी सी सर्टेनिटी रखूँ। तो इसीलिए कट ऑफ का मैं जल्दीबाजी में कुछ भी यहाँ बोल के नहीं जाऊँगी, ठीक है। मैं कोशिश करूँगी कि 1 से 2 दिन में कट ऑफ पर एक डिटेल वीडियो बना दूं, एंड बेहतर रहेगा कि कट ऑफ के बारे में अभी आप ज़्यादा ना सोचो, आगे की जो तैयारी है उसमें आप लगे रहें, ठीक है। यही बोलूँगी। एंड बाकी कोई सुझाव होता है, स्टिल इफ़ यू वांट कि मैं एक कट ऑफ पे एक एनालिसिस करके कोई वीडियो बनाऊँ, तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। अदरवाइज़ ज़रूरी नहीं है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो हुआ, जितना रिजल्ट हुआ, अभी फाइनल रिजल्ट का ही इंतज़ार आपको करना चाहिए इन माई ओपिनियन, क्योंकि आप 10 वीडियो देखोगे एंड यू विल गेट कन्फ्यूज, ठीक है। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, एंड मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। एंड इन केस ऑफ एनी अदर क्वेश्चंस, डू लेट मी नो।